ऑडिबल। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में सीखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी को हम कैसे डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कुलाम्स लॉ। ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में कर लिया है, तो आप इस बार वीडियो को आपको जरूर देखना है, ठीक है। उसके बाद आज अपन यहाँ आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कुलाम्स लॉ, ठीक है। तो पहले अपन मोटी मोटी बातों को यहाँ पर समझे, ग्रेविटेशन से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर अपन ग्रेविटेशन में जाएं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि यार अगर हमारे पास दो पॉइंट मास है, एक को m1 ले लो और एक को m2 ले लो, करेक्ट है। और दोनों को अगर आप कुछ दुनिया में कोई भी दो पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास तो क्या बोल सकते हैं, कोई भी दो मास अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यार m2 जो है m1 पर फोर्स लगाता था, m1 जो है m2 पर फोर्स लगाता था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड दिस फोर्स वाज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल, या इसी को अपन क्या बोलते थे, इसी को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर अपन इसकी लॉजिकली अगर इसकी वैलिडिटी की हम बात करते हैं तो यार ये जो लॉ था F इक्वल टू आपने जो पढ़ा था G m1 m2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसके वैलिडिटी की बात करते हो माय डियर, तो ये वैलिड किसके लिए था, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास के लिए। और ये जो मास है ये कैसे होने चाहिए, दैट शुड बी एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट की कंडीशन में होने चाहिए। ये इसकी वैलिडिटी थी कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो अपन बोलेंगे कि भैया ये लॉ जो है ये वैलिड है, करेक्ट है। तो सिमिलरली हम अगर बात करते किसके बारे में बेटा, कुलाम्स लॉ के बारे में, COL, एक मिनट, COUL, करेक्ट है, OMBS, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कुलाम्स लॉ। यार हुआ क्या, कुलाम्स लॉ की अगर अपन बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉगस था किसका, कुलाम्स लॉ वाज एनालॉगी ऑफ, इसको दूसरे कलर से अपन लिख सकते हैं, एनालॉगी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एनालॉगी का मतलब होता है समरूपता, करेक्ट है। सिमिलरिटीज, जो चीज आप कहां पर पढ़ते हो, जैसे आपको हमने हीट ट्रांसफर में करंट इलेक्ट्रिसिटी को के साथ क्लब किया था, वही चीज होती है। तो 1785 में कूलम्ब्स कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब ये कैसा हो सकता है, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। ये हिस्ट्री आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मैं बता रहा हूं, बिटवीन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, करेक्ट है। 1785 में कूलाम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या किया बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन को उसने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेट किया, करेक्ट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैलकुलेट किया, इसी को क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ, करेक्ट। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इन्होंने ऐसा बोला, इट सेट्स, इसमें इनका जो स्टेटमेंट था कि अगर आप 2 पॉइंट चार्ज को कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हो तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, हम जो चीजें आपको समझनी है वो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। मान लेते हैं कि यहाँ पर दो चार्ज हमने लिया, पॉइंट चार्ज, एक है आपके पास Q1 एंड सेकेंड इज द Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है यार। तो उन्होंने बोला दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी Q1 पर फोर्स किसकी वजह से आएगा, यहाँ पर दोनों का नेचर कैसा, ध्यान से देखो, यहाँ पर Q1 और Q2 कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, Q1 एंड Q2 कैसे हैं, सेम नेचर के। तो यहाँ पर आप बोल पाओ सर यहाँ तो रिपल्सिव होगा, आपको पता ही है नेचर है चार्ज का। तो यार Q1 पर जो फोर्स आएगा Q2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये इसको दूर भगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आएगा, करेक्ट। अगर अपन इसको सही से लिखने की कोशिश करें माय डियर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो फोर्स F12 है इसको अपन बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है।
और अपन F21 को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब कुलाम्स ने ऐसा बोला कि यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है एक दूसरे चार्जेस पर, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यानी मॉड ऑफ F12 इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ F21, इसको आप बोल सकते हो। फिर उसने ये बोला कि ये जो फोर्स है अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको याद रख सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल फोर्स कहां पर लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। फिर गुलाम ने ऐसा बोला कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है माय डियर, इनका जो फोर्स का डिपेंडेंसी है वो किस पर डिपेंड करेगा, कि इनके बीच, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है दोनों चार्जेस के, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन मैग्नीट्यूड का, Q1 Q2। ठीक है, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर आप इसको क्लब करते हो तो यू विल गेट F इक्वल टू, यहाँ पर आता है कि Q1 Q2 अपन क्या आ जाता है, ये R²। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे Q1 Q2 क्या है, Q1 एंड Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये सारी चार्ज क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में कर लिया। आर क्या है, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इज इट क्लियर और नॉट। और ये जो के होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। के को हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू की अगर अपन बात करते हैं माय डियर, तो के को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी आपको पता ही होगा कि सर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ कहाँ का, फ्री स्पेस का। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है आपने, अगर मैं इसके के की बात करूं तो के की आप वैल्यू को लिख सकते हो 9 × 10⁻⁹ करेक्ट है, 9 × 10⁻⁹ इज इट क्लियर। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब बात करते कि सर ये तो ठीक है आपने ये जो बोल दिया, अगर अपन यहाँ पर टेक्निकली इसको ऑब्जर्व करें तो फोर्स आपने जो कैलकुलेट किया, ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स तो सर ऑलरेडी क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल पाएंगे, और क्या होगा इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सर, के Q1 Q2/R² क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन होगी along द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, सेंटर ऑफ टू चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के along ही क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है। ये बिल्कुल आपको याद ही रखना है, क्योंकि बिना इसके आप फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाओगे। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाओगे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, करेक्ट। जैसे अब यहाँ पर एक चार्ज मैं लूं और यहाँ पर एक चार्ज मैं लूं, ठीक है, दिस इज द सपोज Q1 एंड दिस इज द -Q2। अब मैं आपको बोलूं कि यार मुझे बताइए यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर एक लाइन ड्रॉ करिए इनके सेंटर के बीच में, ठीक है। अब दोनों का नेचर कैसा, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, इसकी चाहती होगी इसको अट्रैक्ट करे, तो इस पर फोर्सेस डायरेक्शन में, इस पर फोर्सेस डायरेक्शन में। आप बोल सकते हो सर ये F12 है एंड दिस इज द F21, कहीं भी आप कुछ भी बना लो। से यहाँ पर एक चार्ज होता, यहाँ पर एक चार्ज होता है, यहाँ पर -Q और यहाँ पर भी -Q, तो आप बोलते कि सर इसके सेंटर को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर दो आप, अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है।
यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर दोनों कैसे है, सेम है, तो यहाँ पर रिपल्सन, तो आप इसको 1 बोल रहे हो, अगर आपने इसको 2 बोला तो दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज द 2। इज इट क्लियर? हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर एक चार्ज रखा है, लेट सपोज अब यहाँ पर जैसे मैं एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, अब बहुत सारे चार्ज यहाँ पर हो सकते हैं ना, यहाँ पर आप Q1 ले सकते हो, यहाँ पर आप Q2 ले सकते हो, यहाँ पर आप Q3 ले सकते हो। तो आपको पता ही है कोई भी पॉइंट चार्ज है, अगर उनको आप सेपरेट रखते हो तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर फोर्स ऑन 1 निकालना है, सिर्फ मैं अभी ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, फोर्स ऑन अगर चार्ज 1 निकालना है तो यार चार्ज 1 और इसका सेंटर लाइन ये है, तो यार इस पर फोर्स Q3 की वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आप बोलोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। यहाँ पर इनके सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्शन होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगी, दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो आप कहीं भी आपको सिर्फ ये देखना है कि सेंटर लाइन को आप कनेक्ट करो और उसी के अलावा आपको क्या निकाल देना है, फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ करना है। दिस इज द, अब बात करते हैं कि सर ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, व्हाट इज द वैलिडिटी, ये कहाँ कहाँ पर वैलिड है, कहाँ कहाँ पर ये वैलिड है, इसको आपको समझना पड़ेगा, करेक्ट? ठीक है, तो आप याद रख सकते हो कि सर ये तो किसके लिए वैलिड होगा, एक तो पॉइंट चार्जेस के लिए, और चार्ज कैसे होने चाहिए, चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, ठीक है, चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? अब यहां से मैं एक और बढ़िया सी डेफिनेशन निकाल सकता हूं कि वन, आपका जो 1 कूलम चार्ज है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। इफ आर इक्वल टू, मैं दोनों चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दूं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड में सेम ले लूं, ठीक है, इज इट ओके? अगर वैक्यूम में इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इफ F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन लगे, अब यार यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू के की जगह भी 9 इंटू 10⁻⁹, दिस इज द क्यू स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1। यानी अगर अपन ध्यान से देखें तो क्यू की वैल्यू कितना आ गई, दिस इज द प्लस माइनस 1 कूलम। इसका मतलब 1 कूलम वो चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम इज दैट value of charge which repels an equal and similar charges with a force of 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन। यानी 1 कूलम वो चार्ज है जब अपने एग्जैक्टली सिमिलर चार्ज को कितने फोर्स से, 9 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर 9 न्यूटन फोर्स से क्या करे, रिपेल करे, लेकिन कब, जब उसको मैं कहां पर रखूं, 1 मीटर सेपरेशन, कहां पर रखूं, 1 मीटर सेपरेशन पर। इज इट ओके? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार इसी को हम ध्यान से देखेंगे, सर ये तो आपने वैक्यूम में निकाल दिया, अगर ये इन अदर मीडियम, अगर किसी और मीडियम में इसी सेटअप को हम रखते हैं तो वहां पर ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आपने एयर में रखा तो आपके पास फॉर्मूला है 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं इसको वाटर में रख दूं, कैरोसिन में रख दूं, तो वहां पर चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो दूसरे मीडियम के लिए जो आप कुलाम्स लॉ याद रखोगे वो आप बोल सकते हो सर ये आता है 1/4πε, ठीक है, इंटू यहाँ पर आप लिखोगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है किसी भी जनरल मीडियम के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? जहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट
दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, यहाँ पर तो ये हमारे पास है कि क्वेश्चन अपन इसको लिख सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन अगर मैं इसको एयर या वैक्यूम के लिए लिखता तो मैं लिख सकता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मुझे यहाँ पर अगर सही से अरेंज करना होता और मैं लिखता F ऑन एयर अपॉन F ऑन मीडियम, या आप लिख सकते हो फोर्स, ठीक है, कहाँ पर, वैक्यूम में, डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन मीडियम। तो आप क्या करोगे, टू इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, करोगे या नहीं करोगे? इज इट ओके? इसका मतलब अगर आप इसको सही से ध्यान से देख पा रहे हो, जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये जो टर्म आ रहा है, दिस टर्म, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, करेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, हम क्या बोल देते हैं इसी को, ई आर को हम किसके इक्वल ले देते हैं, के। ओके, डन। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर ध्यान से समझो, अगर मैं एफ इन मीडियम अब लिखना चाहूं तो अब हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन थी 1/4 पाई, ठीक है, Q1 Q2 अपन क्या था बेटा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ई की जगह आप क्या पुट करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, करेक्ट है। Q1 Q2 अपन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ओके, डन। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारा फॉर्मूला आ जाएगा, यानी अगर मैं इसको एफ इन मीडियम लिखने की कोशिश करूं डियर, तो आप इसको ऐसे लिखिए 1/, और इसको बाहर करके अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप लिख पा रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान ये क्या है, आर स्क्वायर ही तो है। इस टर्म को अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्या ये एफ इन वैक्यूम है, और इसको तो आप के लिख सकते हो। तो किसी जब दूसरे मीडियम में आप उसी सेटअप ऑफ चार्ज को रखते हो तो वहां पर जो फोर्स होगा, कहाँ पर, जो वैक्यूम में फोर्स है, वो के टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? इज इट ओके? या आप ऐसा भी लिख सकते हो एफ इन एयर अपॉन, इज इट क्लियर और नॉट? ये आपको याद रखना पड़ेगा। होप सो यहां तक सब समझ आ गया होगा। क्लियर? एक बार आप ध्यान से देख लो, फिर से मैं पूरी स्लाइड जो जो लिखा हूं एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आता हो। किसका एनालॉगी है? ये है आपका ग्रेविटेशन का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एनालॉगी है। अगर आप 2 पॉइंट, चलो ये सब स्लाइड में आपको लिखा हुआ है, पूरा नोट्स मिल जाएगा। कूलम्ब्स लॉ, अगर 2 पॉइंट चार्जेस को अपन क्या कर रहे हैं, एक सेपरेट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट कर रहे हैं, तो वहां पर एक फोर्स लगता है, और जो फोर्स का नेचर होगा, दैट नेचर ऑफ फोर्स कैसा होता है, एक्शन एंड, वो कैसा बनाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। अगर सिमिलर नेचर है तो वहां पर रिपल्शन, अगर आपका अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। अगर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म करे, इसका मतलब वहां पर नेट फोर्स सिस्टम पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, करेक्ट है। यहाँ पर, और ये फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है, के इज कॉल्ड सर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, अभी बताया। ये सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पीछे डेरिवेशन देखोगे। के को आप और क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दिस इज द एब्सोल्यूट परम्यूटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अरे बोलो यार, अगर आप इसकी वैल्यू की बात करते हो तो ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पान कूलम स्क्वायर, करेक्ट है। फिर आपने बोला कि सर ये वैलिड कहाँ पर है, ये पॉइंट चार्ज
के लिए वैलिड है और चार्ज रेस्ट में हो। सर अगर मीडियम की बात करोगे तो मीडियम में कैसे लिखोगे, तो मैंने बोला मीडियम में लिखना है बेटा तो 1/4 पाई, और ये आप लिख सकते हो Q1 Q2/r²। फिर आपने बोला ई को सर इसको कैसे लिखेंगे, तो आपने बोला सर वैक्यूम के लिए तो आपने पढ़ाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो फोर्स, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 को किससे डिवाइड कर दूं 1 से, तो आप लिखोगे वैक्यूम में अपन फोर्स इन एनी मीडियम। इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख पाओगे सर ये आ जाएगा ये अपन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, करेक्ट है। अब यार ई को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दिस विल बी ई नॉट इंटू ई आर, और ये जो ई आर है यही तो के है, तो आप लिख सकते हो ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब कुछ करना नहीं है, आप मीडियम वाली जो फोर्स, जो ये इक्वेशन आपने यहाँ पर मीडियम के लिए लिखा है उसमें अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2/r² रख दो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये तो वैक्यूम में फोर्स है, तो आप लिख सकते हो एफ मीडियम इक्वल टू क्या आ गया, एफ नॉट अपन के आ गया। बस सिंपल है लॉजिक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ आना चाहिए, करेक्ट। फिर हमने बात किया कि सर यहाँ पर जो आपने अभी पढ़ाया हमें कि सर ये कूलाम्स लॉ है तो इसका डायरेक्शन ऐसा वैसा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, हमेशा along the line joining the center of two charges, along the line joining center of two charges, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर यानी अगर आप ये 2 पॉइंट चार्ज है तो इनके सेंटर को एक लाइन से जोड़िए और वहां पर आप डायरेक्शन निकाल पाओगे आराम से, करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर बेटा एक ट्राइंगल है, चार्ज 5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷ 1 इंटू 10⁻⁷ आर फिक्स्ड एट कॉर्नर ऑफ ए बी एंड सी, करेक्ट है, ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछता है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स एट चार्ज सी। चार्ज सी कौन सा है, 10⁻⁻⁷ कूलम। आप कहीं भी लोकेट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कहीं भी लोकेट करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, करेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका क्या होता है, कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत ये आती है सर यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वेक्टर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो डियर, आप फोर्स के बारे में कर रहे हो, किसके बारे में पढ़ रहे हो, फोर्स के। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। अगर फोर्स वेक्टर है बेटा तो फिर बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो वेक्टर के हिसाब से करना है। जैसे यहाँ पर ये ए पॉइंट है, मैं इसको रेड कलर शो कर रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें, ये बी है और ये सी है, करेक्ट है। आपने सारे चार्जेस को लोकेट कर दिया, ठीक है। अब आपको किस पर निकालना है फोर्स, फोर्स ऑन सी। अब सी पर फोर्स निकालना है ए की वजह से, तो आप इनके सेंटर को जोड़ो, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर होगा रिपल्सन, तो फोर्स ऑन, ये गलत लिखा हुआ है, फोर्स ऑन सी लिखेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए लिख देंगे, और इसको लिखेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया, लेकिन अब ये दोनों फोर्सेस की अगर आप बात करते हो तो ये तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, कैसे आएगा, के सर ये आ जाएगा Q1 Q3/r² से। सर यहाँ पर ये फोर्स कैसे आएगा, के Q2 Q3/r² से। आर तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन ये फोर्स का वेक्टर होगा ना, तो आपको ये एंगल निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको थीटा देखोगे तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 120। अब इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, एक तो आपने निकाल दिया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, दैट इज द के। Q1 की वैल्यू आपको पता है 5 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पर यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है। Q1 की वैल्यू आपको पता है 5 इंटू 10⁻⁷, Q3 की वैल्यू आपको पता है 1 इंटू 10⁻⁷ अपन R, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से FBC देखो तो 9 इंटू 10⁹, Q2 की वैल्यू आपको पता है 2.5। अब यहाँ पर आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव में ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया है, तो आप पॉजिटिव ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। इंटू 10⁻⁷, और ये वैल्यूज आ गई। अब एक फोर्स आपने सपोज ये F1 बोल दो और इसको आप F2 बोल दो। F1 F2 क्यों बोले, अब FCA बोल दो और इसको आपने बोल दिया FCB। दो फोर्स को आपको ऐड करना है, कैसे है ये फोर्सेस बेटा, यहाँ पर एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल 120। फोर्स ऑन C ड्यू टू A,
दिस इज द फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब यार इसका तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो वेक्टर एडिशन हुआ ना सिंपल, तो आप लिखते हो कैसे, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, करेक्ट है, 2f1 f2 कॉस थीटा, यही पढ़ा है आपने वेक्टर में। तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर f1 की जगह आपने ये कैलकुलेट किया है कितना, 0.18 एंड 0.09, ये वैल्यूज आप पुट कर दो। 0.18 का स्क्वायर प्लस 0.09 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0.18 प्लस 0.09 इंटू कॉस 120, ये वैल्यू आप पुट करोगे और आपको थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर आंसर नजर आ जाएगा। होप सो सबको समझ आ गया। एक बार आप देखो, नहीं आ रहा है तो झट से पूछो। क्लियर? जल्दी से आप देखो फिर मुझे आंसर बोलिए। यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज तो कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ और बच्चे उनके लिए चल रहा है जिनका छूट गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पटेल देव, कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि नहीं हुआ है, छूट गया, उस वजह से मैं ये करा रहा हूँ। बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है उनका जो शेड्यूल है उस हिसाब से अपन जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 10 चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर ऐसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे 10 चार्ज पार्टिकल है Q10 तक, ठीक है। यहाँ पर इसको आप 0 0 ले लो। फर्स्ट 10 सेंटीमीटर पर, 10 mm पर, 20 mm, 30 mm, ये आपको एक लोकेशन दिया हुआ है हर एक पार्टिकल का। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल हैज अ चार्ज, यानी यहाँ पर Q1 की वैल्यू देखो तो वो दिया है 10⁻⁸ कूलम। इसी तरीके से अगर आप Q2 की बात करते हो तो ये है 10, ठीक है। इस तरीके अगर आप Q3 निकालोगे तो आ जाएगा 27। इसी तरीके से अगर आप Q3 Q4 बोलोगे तो 64 कूलम, ऐसा दिया हुआ, ठीक है आपको। और यहाँ पर जो 10th पार्टिकल है वो 10 का क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वही तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ऐसे अरेंजमेंट दिया है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। यानी यहाँ पर इस पर जो फोर्स आएगा किसकी वजह से आएगा यार, Q1 Q2 Q3 Q4, क्या सबकी वजह से रिपल्सिव आएगा? हाँ सर, क्योंकि सबका नेचर कैसा है, सबका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। सबका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, करेक्ट है। ये ट्राई करो, नहीं आता तो पूछो। क्या आप ट्राई कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, मैं करा दूं? चलो इसमें कुछ नहीं है, आपको ये समझ आ रहा है, ये 1 कूलम चार्ज Q1 Q2 Q3 सबका नेचर कैसा है, सेम है। तो एक चीज क्लियर है बेटा कि फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, फोर्स होगा रिपल्सिव, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, यानी हर एक की वजह से आप यहाँ पर कैलकुलेशन करो। अच्छा इसको अगर ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 कूलम पर Q1 की वजह से आएगा, Q2 की वजह से आएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सर यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा ना वो आ जाएगा F1 F2 F3 F4 डैश डैश F10, करेक्ट है। अब F1 की अगर आप बात करते हो,
F1 को आप कैसे लिखोगे, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। यार इसको Q नॉट ले लो, इस वाले चार्ज को मैं Q नॉट ले रहा हूँ, Q नॉट की वैल्यू 1 कूलम, तो ये इजी होगा। K Q नॉट Q1 अपन आर स्क्वायर। F2 को कैसे लिखोगे, K Q नॉट तो सेम होगा इंटू Q2 अपन R1 स्क्वायर है, इसको आप R2 स्क्वायर लिखोगे। अब इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो आप F3 को कैसे लिखोगे, यू विल गेट K Q नॉट तो सेम होगा इंटू Q3 अपन R3 स्क्वायर। इसी तरीके से F4 लिखोगे तो यू विल राइट K Q नॉट इंटू Q4 अपन दिस विल बी R4 स्क्वायर। आप इनको आपको सेग्रीगेट कर देना है, करेक्ट। अब ये वैल्यूज आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं? अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हो माय डियर, तो क्या आपको K Q1 Q2 K तो सब में कॉमन होगा। अब यहाँ पर अगर मैं नेट फोर्स लिखूं तो मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा, क्या सर, K Q नॉट सब में बाहर होगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, Q1 अपान R1 स्क्वायर, Q2 अपान R2 स्क्वायर, Q3 अपान R3 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर Q10 अपान R10 स्क्वायर। यही होना चाहिए यार। अब यार Q1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, K नॉट पता है, ये सारी वैल्यूज R1 R2 आपको दिया हुआ है, आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आगे दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है ना। आप ये वैल्यूज को सही से पुट करोगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आंसर। एक बार आप देख लो फिर मुझे बताइए। क्लियर, इज इट ओके? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होप सो सबको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंबाइन यूज है। A block A of charge Q1 is fixed, ठीक है, A block A of charge Q1 is fixed, मूव नहीं कर सकता है। A block of mass M and charge Q2 is allowed to free on the floor, यहाँ पर, ठीक है। अब यार प्रैक्टिकली आपको क्या देखना है, आपको देखना है फाइंड आउट द रेंज ऑफ Q2 फॉर विच पार्टिकल एट रेस्ट। यार यहाँ पर इसको रेस्ट में कौन लाएगा, यहाँ पर इसको रेस्ट में कौन लाएगा, फ्रिक्शन ही तो है, नहीं तो यहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से मूवमेंट होने लगेगा। यार इसको आप किसी भी एक ब्लॉक को आप ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ पर इस पर फोर्स अगर, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नेचर है, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो यार यहाँ पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, तो फ्रिक्शन इधर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर आएगा। अगर इसको मोशन में नहीं करना है तो सिंपल सी बात है ना, आप कंडीशनली अगर आप चेक करोगे तो आप बोल पाओगे कि सर मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसकी अगर आप वैल्यू लिखोगे तो आप लिखोगे सर ये म्यू एम जी होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, दिस विल बी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मोशन में नहीं आना है, पार्टिकल को रेस्ट में रखना है, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू सिंपल सी बात है ना, ज्यादा होनी चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू एम जी किसके इक्वल आ जाए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप Q2 निकाल पाओगे। इज इट ओके, डन? होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, जल्दी से बोलो। नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब अपन बात करेंगे वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स की। इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। F21 को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसी तरीके से अगर F12 है तो आप बोलोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं है यार। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने एक चार्ज लिया जो R1 पोजीशन वेक्टर पर है, Q1 R2 पर है Q2। अगर आप वेक्टर एडिशन आपको पता है तो R1 प्लस R, ध्यान से देखिए, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R को अपन क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं। तो R2 माइनस R1 अगर आप लिखोगे माय डियर, तो ये वेक्टर R हो गया। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर है। आपको फोर्स ऑन 2 निकालना है ड्यू टू 1, पोर्शन 2 ड्यू टू 1। तो आपने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, Q1 से Q2, ये आ गया आपके पास वेक्टर R, उसकी वैल्यू होगी R2 माइनस R। इज इट ओके और नॉट? अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। यूनिट वेक्टर किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में। यहाँ पर जब हम क्या लिख रहे हैं, पोर्शन 2 ड्यू टू 1, क्या लिख रहे हैं बेटा, पोर्शन 2 ड्यू टू 1, तो हम पोजीशन वेक्टर कहाँ से ड्रॉ करेंगे, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे इसको, F21 लिखा, तो यहाँ पर F21 इक्वल टू के Q1 Q2 यूनिट वेक्टर R अपन R स्क्वायर। अब यार यहाँ पर अगर मैं वेक्टर R लिखना चाहूँ तो हमारे पास वेक्टर R तो सर आपने बताया है अभी, ये क्या निकाला, R2 माइनस R1 निकाल दिया, वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ये आ गया आपके पास F21 इक्वल टू आ गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये कितना आएगा, दिस विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, का क्यूब इंटू ये आ गया R2 माइनस R1। अगर F12 लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, दिस विल बी के Q1 Q2 अपन, ये कितना आ जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, क्लियर। Q1 Q2 का जो नेचर होगा वैसा आप पुट करोगे, साइन अपने आप चेंज होगा। ये आपका वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ। एक बार आप देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो फिर से रिपीट कर दो। ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 पार्टिकल्स ऑफ ईच हैविंग मास इज 5 ग्राम, चार्ज आपको दिया हुआ है, स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पर उनके बीच का सेपरेशन है, वहाँ पर मोशन नहीं हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल इज द सेम, फाइंड आउट द वैल्यू, म्यू की वैल्यू। तो यार आपको कुछ करना नहीं, एक का एफपीडी बनाओ और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसके इक्वल लिख लो, फ्रिक्शन फोर्स के, तब तक मोशन नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी ना। आप इसको सॉल्व करिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालोगे, तो ये तो निकल जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एम जी से। मास आपको दिया होगा, यस, इनको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ओके डन। एक बार ये आप रिवाइज करके रखिएगा, कल आगे इसके अपन कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह अपन सॉल्व कर लेंगे।